प्यारे दोस्तों, आप सभी का जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में स्वागत है। आइए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारा गौरव का प्रथम अध्याय कब, कहाँ और कैसे के बारे में अध्ययन करते हैं। हम लोगों ने वीडियो के पहले 2 भाग में इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर चुके हैं। अब वीडियो के तीसरे भाग में कब, कहाँ और कैसे पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिससे कि पाठ की पुनरावृत्ति भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी भी होगी। तो आइए इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें पहला प्रश्न है अतीत की कहानी को क्या कहते हैं। अर्थात यहाँ भरना है कि अतीत की कहानी को ... कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अतीत यानी मानव जीवन के बीते हुए समय की कहानी का अध्ययन इतिहास में करते हैं। अर्थात यहाँ इतिहास भरा जाएगा। दूसरा प्रश्न है मध्य भारत में खाली स्थान पहाड़ी स्थित है। तो हम लोग देख रहे थे कि मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों में मानव सभ्यता का विकास हुआ था, वहां आदि मानव रहते थे। अर्थात यहाँ उत्तर होगा विंध्य, विंध्य पहाड़ी स्थित है। अब आगे है हिंदुस्तान का अन्य नाम क्या है। तो हिंदुस्तान का अन्य नाम अलग अलग समय में अलग अलग रहा है। जैसे भारत या इंडिया, जो हमारे संविधान में भी इसी नाम से जाना जाता है, जिसका अध्ययन हम लोग किए हैं, जो मध्यकाल में हिंदुस्तान भी कहा जाने लगा। तो यहाँ होगा हिंदुस्तान का अन्य नाम भारत है, इंडिया है आदि। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन है। तो भारत का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। हम लोग चर्चा किए हैं कि वेद 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। 4 वेदों की चर्चा हम लोग पहले के वीडियो में कर चुके हैं। ये सब साहित्यिक स्रोत है, इस रूप में पढ़े हैं। नेक्स्ट है पांचवा खाली जगह है जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। किस जनजाति को? तो असुर जनजाति को छोटा नागपुर का सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। अर्थात झारखंड में आकर बसने वाली सबसे प्राचीन जनजाति असुर है। अब आगे है सही विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ 4 विकल्प दिया हुआ है, उसमें से एक सही विकल्प है, उसका चयन करना है। पहला प्रश्न है इतिहास का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। अर्थात इतिहास में क्या करते हैं। तो ए है अतीत का वर्णन, यानी बीते हुए समय का वर्णन करना। बी है वर्तमान समय का वर्णन करना। सी है भविष्य यानी आने वाले समय का वर्णन करना। और डी है इनमें से सभी। तो हम लोग पहले पढ़े हैं कि इतिहास में अतीत का यानी बीते समय का वर्णन किया जाता है। पुराने समय में मनुष्य कैसे रहता था, क्या करता था, क्या खाता पीता था, इसका वर्णन करते हैं इतिहास में। अर्थात उत्तर होगा ए अतीत का वर्णन करना। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है। तो नर्मदा नदी कई राज्यों से गुजरती है, जिसमें दिए गए ऑप्शन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और आंध्र प्रदेश में मध्य प्रदेश सही है। आपके सामने एक भारत का मानचित्र है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। यहाँ जो यह क्षेत्र देख रहे हैं, जहाँ एक नदी गुजर रही है, प्रवाहित हो रही है, जो लाल रंग से दिखा रहे हैं, यही नर्मदा नदी है और ये मूल रूप से यहाँ मध्य प्रदेश से गुजर रही है। तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश। और एक प्रश्न हम लोगों ने पहले देखा कि विंध्य की पहाड़ियां मध्य भारत में स्थित है, तो इसी क्षेत्र में नर्मदा नदी के, अगर ये नर्मदा नदी है तो इसके उत्तरी भाग में यहाँ विंध्य की पहाड़ियां स्थित है। अब अगला प्रश्न है ताड़पत्र का प्रयोग प्राचीन समय में किस कार्य के लिए किया जाता था। तो हम लोगों ने देखा है कि प्राचीन समय में जो साहित्यिक स्रोत मिलते हैं इतिहास जानने के, वो पांडुलिपि के रूप में मिलते हैं। पांडुलिपि जो हाथ से लिखा जाता था, और वो ताड़पत्र यानी ताड़ के पत्ते पर जिसे सुखाकर तैयार किया जाता था, तथा भोजपत्र
जो कश्मीर में भुर्ज नामक पेड़ पाया जाता है उसके छाल से तैयार होता था। तो ताड़पत्र और भोजपत्र का प्रयोग पांडुलिपि यानी हाथ से उस समय के बारे में लिखने के लिए किया जाता था। तो इसका उत्तर ये होगा पांडुलिपि के लिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के अवशेषों का अध्ययन करने वाला विषय क्या कहलाता है? तो प्राचीन काल जिससे हम इतिहास के बारे में जानते हैं, वे अवशेष के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ एक ऑप्शन है ए में पुरातत्व विज्ञान। तो ये सही उत्तर है पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत ही प्राचीन काल के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। इसमें एक ऑप्शन है जिस पर भी ध्यान दीजिए, पूछा जाएगा, एपिग्राफी क्या है? तो हम इतिहास को जानते हैं, उसका एक माध्यम है लेख। लेख जो पत्थरों पर मिट्टी को सुखाकर दीवारों पर शिलालेख के रूप में जो लिखे जाते थे, उत्कीर्ण किया जाते थे, उससे संबंधित अर्थात लेखों से संबंधित अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। और हम लोगों ने यह भी जाना है कि भारत में लिखे गए प्राचीनतम लेख जो अशोक का था, जिसे पढ़ा गया 1837 ईस्वी में, वो पढ़ने वाले विद्वान जेम्स प्रिंसेप थे। तो जेम्स प्रिंसेप को जानना है। अशोक का भी लेख पहली बार पढ़ा गया 1837 ईस्वी में। यद्यपि उससे पहले भी सिंधु सभ्यता में बहुत सारे लेख मिले हैं, लेकिन उसे पढ़ हम लोग अभी नहीं पाए हैं। यहाँ एक और ऑप्शन है न्यूमिस्मेटिक्स। तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स और डी ऑप्शन देखिएगा, मुद्रा शास्त्र लिखा हुआ है। तो न्यूमिस्मेटिक्स को ही मुद्रा शास्त्र हिंदी में कहते हैं। सिक्के इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और सिक्कों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को ही न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, अर्थात इसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि जिस काल का लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यह देखा है कि इतिहास को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 3 कालखंड में बांट चुके हैं। पहला का नाम है प्राग ऐतिहासिक काल। यहाँ बी ऑप्शन एक है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, लिखित विवरण नहीं मिलता है। वैसे काल को प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री कहते हैं, और यही विकल्प इस प्रश्न का उत्तर भी है। इसमें देख रहे हैं एक लिखा हुआ है आध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। तो हम लोग जान चुके हैं कि जिस काल का लिखित विवरण मिलता है लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे सिंधु सभ्यता, तो वैसे काल को आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। बच्चों, हम लोग आगे के चैप्टर में सिंधु सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक स्थल, इसको एक जगह है झारखंड में जहाँ से प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं, वहाँ से प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो झारखंड के किस जिला में स्थित है? यहाँ ऑप्शन है गुमला, रांची, हजारीबाग और चतरा। तो इसको प्रागैतिहासिक स्थल झारखंड के हजारीबाग जिला में स्थित है। तो ये बहुवैकल्पिक प्रश्न को हम लोग देख रहे थे। अब आइए कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें लिखकर देना होगा। जैसे पहला प्रश्न है, इतिहास का ज्ञान हमें क्यों जरूरी है, अर्थात इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? तो हम लोग पहले के वीडियो में देखे हैं कि इतिहास पढ़ना जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि इतिहास पढ़ने से हम अतीत के बारे में जानते हैं। प्राचीन समय में मनुष्य कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। प्राचीन समय में मनुष्य जो किए उससे हम सीखते हैं, जिसे वर्तमान और भविष्य का निर्माण करते हैं। प्राचीन समय में यानी बीते काल में आज से पहले मनुष्य ने जो किया, अगर कोई गलती हुई है तो हम गलतियों में सुधार लाते हैं। तो प्राचीन समय के बारे में, मानव के बारे में जानने के लिए इतिहास का ज्ञान जरूरी है। गलतियों को सुधारने के लिए इतिहास का ज्ञान जरूरी है। वर्तमान और भविष्य के निर्माण के लिए ज्ञान जरूरी है। और साथ में बहुत सारे महापुरुषों के बारे में भी इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन महापुरुषों के जीवनी को पढ़ते हैं, उनके
द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को पढ़ते हैं, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं, जिससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इन्हीं कारणों से इतिहास का ज्ञान हमें ज़रूरी है, इतिहास हमें पढ़ना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें आती है? तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि इतिहास जानने के 2 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत लिटरल सोर्सेज, जिसमें पुस्तकों के बारे में जाना था। साहित्यिक स्रोत में जैसे वेद, ऋग्वेद की चर्चा भी हम लोग कर रहे थे। कौटिल्य की पुस्तक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कौटिल्य यानी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। राजतरंगिणी के बारे में पढ़ा था, जो कलहन की पुस्तक है। कालिदास का नाम आप लोग सुने होंगे। कालिदास की बहुत सारी पुस्तकें हैं। ये सारी पुस्तकें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये सब साहित्यिक स्रोत है। लेकिन यहाँ हमसे पूछा जा रहा है पुरातात्विक स्रोत क्या है, अर्थात इतिहास जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत साहित्यिक स्रोत के अलावे पुरातात्विक स्रोत है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। तो इसके अंतर्गत भवन, जो प्राचीन समय में भवन बने, इमारतें बनी, बहुत तरह के मंदिर का निर्माण हुआ, मकबरा बना। जैसे हम लोगों ने देखा था कि सिंधु या हड़प्पा सभ्यता में उस समय के भवन के अवशेष मिलते हैं, स्नानागार मिलता है, अन्नागार मिलता है। ये आगे के अध्याय में भी जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें पुरातात्विक स्रोत कहलाती है। उस समय के मनके मिले हैं, मुहरें मिली है, सिक्के मिले हैं, जिसमें हम लोग देखे थे कि भारत में स्वर्ण सिक्का पहली बार हिंद यवन शासकों द्वारा चलाया गया था। तो ये सारी चीजें पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। अब अगला प्रश्न है कि पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं? तो पांडुलिपि मनुस्क्रिप्ट, हम लोग देखे थे कि मनुस्क्रिप्ट मेनु शब्द जो लैटिन भाषा से लिया गया है, उससे बना है, मेनु से मनुस्क्रिप्ट, जिसका अर्थ होता है हाथ, अर्थात हाथ से लिखी गई चीजें जो स्रोत के रूप में, साहित्यिक स्रोत के रूप में इतिहास जानने के लिए प्रयोग करते हैं, वो पांडुलिपि कहलाती है। पांडुलिपि चूंकि ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखी जाती थी, अतः इसमें से अधिकांश पांडुलिपियां समाप्त हो गई है। लेकिन बहुत सारी पांडुलिपियों को इतिहास के स्रोत के रूप में सुरक्षित रखा जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है कि इतिहास में तिथि का क्या महत्व है? तो प्यारे बच्चों, इतिहास में तिथि का बहुत अधिक महत्व है। तिथि के द्वारा ही हम घटनाओं को जानते हैं, समझते हैं, तथा इतिहास में उस घटनाओं का स्थान निर्धारित करते हैं कि कौन सी घटनाएं कब घटी होगी, किस समय कौन शासक बना, पहले कौन बना, बाद में कौन बना, कौन सा कार्य पहले हुआ, बाद में हुआ। इन सारी चीज़ों का निर्धारण तिथि के द्वारा करते हैं। आप बुक पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो बार बार बीसी एडी का प्रयोग देखते होंगे कि जैसे मान लिया जाए अशोक शासक बना तो कितने ईस्वी पूर्व में बना, बीसी में बना। महात्मा गांधी जन्म लिए तो कितने ईस्वी पूर्व में लिए या ईस्वी में लिए, ये लिखा हुआ रहता है ईस्वी के साथ। जैसे महात्मा गांधी का जन्म हुआ तो महात्मा गांधी का जन्म अगर 1869 1869 में हुआ तो ईस्वी लिखा हुआ रहेगा ईस्वी पूर्व। इसका अर्थ यह हुआ कि ईस्वी या ईस्वी पूर्व जो लिखा हुआ रहता है वो तिथि को बताता है, और उसी तिथि से हम निर्धारित करते हैं कि घटनाएं पहले घटी है या बाद में घटी है। वास्तव में एडी और बीसी ईसा मसीह के जन्म से निर्धारित होता है। उनके जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं वो बीसी के रूप में जानी जाती है। उसके पहले प्रत्येक ईस्वी के साथ बीसी का प्रयोग किया जाता है, और उनके जन्म के बाद की घटनाएं जो घटी है उसे उसके साथ एडी लगता है। यह एक कैलेंडर है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। तो इतिहास में तिथि का बच्चों व्यापक महत्व है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, जिससे कि इस अध्याय का पुनरावृत्ति भी हुई और साथ में परीक्षा की तैयारी भी हुई। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।